संजय जी, आपने जब अभी ब्रेक के बाद जब शुरू किया जी। तो आपने बड़ी अच्छी लाइन कही है। आपने कहा कि क्या राम के आदर्शों पे चल रहे हैं या जय श्री राम का नारा लगा के अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं। इसमें फर्क भी आपने अपनी बातचीत से शुरू किया। यहां से बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता पूरे चैनलों पे बोल रहे हैं, वो इस चीज का आरोप लगा रहे हैं कि अपोजिशन के लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम है, मदरसा के लोग हैं। संजय जी, भगवान राम के बारे में सभी लोग, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग आस्था रखते हैं। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि कौन अपने घर में पूजा पाठ करके अपना आस्था अपने इष्ट को समर्पित करके अपने काम और अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने निकल जाता है और कौन उसकी नुमाइश करता है। दोनों की बात अलग अलग है। हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है पिछले 9 साल से, तो ये बात आपने बिल्कुल सही तरीके से कहा कि क्या 9 सालों में इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है या नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। ये आपने शुरू की, मैं उसी को आगे कर रहा हूं। मैं तो आम जनमानस की बात कर रहा आम था। जनमानस की, तो उनके फैसलों से ही तय होगा संजय जी। जी, फैसलों से ही तय होगा। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति के जी, अगर परिणाम को देखना है तो उसके फैसले देखने पड़ेंगे और फैसलों का परिणाम जनता की खुशहाली से नापना पड़ेगा और कोई दूसरा पैमाना तो है नहीं। क्योंकि राज्य जो है कोई सीमाएं नहीं है कि यहां सीमा तय हो गई, यहां राज्य हो गया। ना जमीन का टुकड़ा है। कोई भी राज्य बनता है वहां की जनता से। और अगर राम राज्य की कल्पना की हम बात करें या मोदी राज की बात करें, योगी राज की बात करें, तो केंद्र के 9 साल का शासन, 9.5 साल का शासन है, 6-7 साल का राज्य का भी शासन है। तो उसके बावजूद जनता में खुशहाली कितनी है, इस पे भी बात हो जानी चाहिए साथ साथ में। क्योंकि उस खुशहाली से, सरकार के फैसलों से, जनता की संपन्नता से ही तो राम राज्य फलित होना है। तो किसान हर 1 घंटे में आपके देश में आत्महत्या कर रहा है, ये आपके जनता की खुशहाली का राज है। अब लेकिन राम राज आएगा। और तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जो टुकड़ों की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो क्या दलित, पिछड़े, कुर्मी, काची, अहिर, गड़िया, धानुक, धोबी, तेली, लोधी, इनको आप सनातन नहीं मानते? इनको आप हिंदू नहीं मानते? इस पे भी बात बता दे। क्योंकि हम लोगों के साथ जो नई तरीके की व्यवस्था आप लाने और समझाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे इस नए समाज में जिधर आप जा रहे हैं उधर अब दूल्हे घोड़े से उतार के नहीं मारे जाएंगे? इसकी भी इंश्योर कर दें इस बात को कि नए समाज में जो उन्होंने कहा कि हम देव से देश बनाएंगे, तो उस देश में हम लोगों का भी सम्मान होगा, हम लोगों की भी हिस्सेदारी होगी। हम इन दलित पिछड़े जो सनातन में अब जोड़ लिए गए हैं, इनके लिए भी संपन्नता होगी, इनके लिए भी फैसले होंगे। आपने सही बात कही कि अंडर करंट जो है और जो इस समय का वातावरण है, चुनाव जीतने की बात, अगर हम राजनीति की सार्थकता को सिर्फ चुनाव जीतना मान लें, तो डॉक्टर अंबेडकर तो सिर्फ एक बार सदन में गए थे, डॉक्टर लोहिया भी एक बार गए। लेकिन इस देश का जो संविधान की जो मूल भावना है कि ये सभी धर्म, सभी तरीके के संप्रदाय और सभी विचारों को मानने का समान जो अधिकार भारत का संविधान देता है, क्या इस पे चोट होती रहे और उस पे आवाज ना उठाई? क्यों लगता है चोट होती है? हम जो बात कहते हैं, अगर आप 4 लोग हैं और आप कहें कि एक सरकार तो बार-बार कह रही है, प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इन बातों को कई बार दोहराते भी हैं। बीजेपी के प्रवक्ता बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कम से कम 10 बार इन्होंने बोला कि मदरसों में बैठ के ये टुकड़े गैंग की बात होती। क्या ये एक धर्म के टुकड़े की बात कह रहे थे? वो टुकड़े की बात कर रहे थे। हम ये बात जानते हैं, बाबर की मस्जिद, बाबर के ही वंशज ने, अकबर ने उसमें अपने महल के अंदर मंदिर बनवाया। ये भी उदाहरण हमारे सामने है। एक बात है। दूसरी बात, आपने कहा कि राम का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, विरोधियों को भी चाहिए। हम डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के अनुयायी हैं। इस देश के आम नागरिक जो दलित और पिछड़ा और किसान और मजदूर है, इनका कल्याण तो शिक्षा से होगा। इनके जीवन में बदलाव शिक्षा से आएगा। राम का नाम लेने से आपका कल्याण हो सकता
सकता है दलित पिछड़े का कल्याण, राम के नाम की जगह राम का नाम तो ले, लेकिन जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे, उनके जीवन से कुपोषण नहीं जाएगा, उनके मन में जो नीचता का भाव डाल के जो उन्हें आप निरादर देते हैं, उसकी जगह उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो आम जनमानस में उस बदलाव कैसे आएगा? तो हमें यह पता है कि हमारा बदलाव तो संविधान और शिक्षा से आना है। तीसरी बात, हम पिछले, आप हमारे आंकड़े हमें बताते हैं, आप जो उत्तर प्रदेश में आपका शासन है, वहां पे 4262 महिलाओं के अपहरण एक साल में हुए, दहेज हत्या के 2138 है, 6 प्रतिदिन है, गैंग रेप 62 हुए, हर 5वें दिन एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। इस तरीके के अलग अलग महिला अपराध पूरे साल में 6543 हुए, 180 प्रतिदिन है। आपके जो आपकी सरकार के जो आंकड़े हैं, 23 रुपया प्रतिदिन किसान की आय है, रोजगार नहीं है। इस देश की जनता ने आपको दायित्व दिया है, हम आपसे जब सवाल करते हैं तो आप चुनाव जीतने की हमको दुहाई दे देते हैं। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दलित पिछड़े सब वोट करते हैं। मैंने बहुत ध्यान से सुना, आपसे नहीं पूछेंगे किससे करें। बिल्कुल ठीक बात है, तत्कालिक नहीं। अब संजय जी, अब 10 साल, क्योंकि 2019 में भी ये सवाल विपक्ष उठा रहा था, तभी बीजेपी के ही खाते में वोट गया, क्यों? हाँ, मैं ठीक है, मैंने आपसे आखिरी लाइन अपनी शुरू खत्म यहाँ पे की कि जब हम आपसे अपने काम के उपलब्धियों की बात करते हैं, परिणामों की बात करते हैं, तो आप कहते हैं मुझे आदिवासी वोट दे रहा है, मुझे दलित वोट दे रहा है। हम आपसे अपने सवालों का जवाब चाहते हैं कि आप ये जवाब दें। अब 10 साल का शासन काल आपका बीत गया है, और अगर 10 साल के शासन काल के बाद आपके एक जो राजनीतिक वादे थे, अगर वो वादे इस जगह खड़े हो, तो क्या विपक्ष को सवाल नहीं करना पड़ेगा? हमारा ये जिम्मेदारी है कि हम आपसे सवाल करें, और आपका ये कर्तव्य है कि भगवान के नाम को लेके विपक्ष के सवाल ना दबा दें। चलिए ठीक है, आप जवाब एक छोटा बहुत सही बात कही। प्रधानमंत्री जी ने काफी समय से भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और इसमें अगर रियल में ये संकल्प उनका है, तो किसी अपोजिशन के किसी भी नेता को इस पे कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता। क्योंकि हम किसी भी दल की राजनीति करते हो, किसी भी महापुरुष के बताए हुए सिद्धांतों पे चलते हो, लेकिन मकसद तो यही है कि पूरा भारत संपन्न बने, हर भारत का व्यक्ति संपन्न हो, उसको इज्जत हो, सम्मान हो। लेकिन अगर मैं आपके किसी बात का विश्लेषण करूंगा, तो विश्लेषण के लिए हमें आपके पूर्व की बातें और पूर्व के फैसलों पे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री 9.5 साल से जो बातें कह रहे हैं, वो जमीन पे कितनी उतरी है, ये बात साबित करेगा कि जो आज कह रहे हैं वो जमीन पे कितनी उतरेंगी। भाई, आपने शुरू से जो जो राजनीतिक वादे किए, उसमें जमीन पे कितने हैं? एक ही बताइए संजय जी, अगर किसी एक व्यक्ति को 2 बीमारी है एक साथ, एक कैंसर है जो फूटने की कगार पे, और दूसरा बुखार भी आ रहा है, आप इलाज किसका पहले करोगे, बुखार का या कैंसर का? इस देश के लिए चाहे कैंसर नजर नहीं आया। प्लीज अब मुझे 1 मिनट दे दे संजय जी, आपने बहुत गजब का सवाल किया है। आपने कहा कि धारा 370 है, राम मंदिर है, और एक और कौन सा, 3 तलाक है। ये वादे थे मोदी जी के। मोदी जी का वादा था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी भी देंगे। मोदी जी का वादा था कि किसान की आय भी दुगनी करेंगे। मोदी जी का वादा था कि इस देश में शिक्षा का स्तर बिल्कुल गरीब और अमीर के बीच की खाई पाट के सबको एक जैसी शिक्षा देंगे। ये जो 3 वादे पूरे किए, ये भाजपा के एजेंडे में कितने थे, ये आम आदमी जानता है, और ये भाजपा को कितना लाभ देंगे, ये भी आम आदमी जानता है। लेकिन 100 करोड़ आदमियों को रोजगार कितने मिले, उसके जीवन में कितना बदलाव आया, ये भी इस देश का आम आदमी जानता है। किसान 23 रुपए पर डे पे जीवन जी रहा है, ये भी इस देश का आम आदमी जानता है कि मोदी जी ने इसमें क्या किया है। रोजगार कितने लोगों को मिला, ये भी इस देश का आम आदमी जानता है। आज गरीब अमीर के बीच में खाई कहां पे खड़ी है, ये भी इस देश का आम नागरिक जानता है। संजय जी, सुमन जी जवाब दीजिए। अडानी और अंबानी बहुत सारे सवाल उठा दिए, लेकिन आम आदमी का क्या हश्र है, ये भी आम आदमी जानता है। संजय, जब देश में वाकई बहुत पिछड़े थे, देश बहुत पिछड़ा था उस वक्त, सर बहुत गरीबी थी, तब की बात आप उठा रहे हैं। 2014 में अब लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहे हैं। जी, जब इनको बोले सही आंकड़े थे। अगर इनको अध्ययन नहीं है,
2014 में भारत गेहूं और चावल को एक्सपोर्ट करता था, इंपोर्ट नहीं करता था। पिछले साल 16,000 करोड़ का तेल आयात किया है हमने, डाटा उठा के चेक करें। 8,000 करोड़ का दलहन हमने आयात किया है। ये पिछले 9 साल में उपलब्धि है। प्याज का एक्सपोर्ट तुमने बंद किया, लगभग 300 किसानों ने आत्महत्या की है। उस पर विचार करिए आप। आपके पास डेटा सही नहीं है, मीडिया को गलत डेटा ना दें।